11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। आज हम बात करेंगे इस फ्राइडे एक नई रिलीज जिसका नाम है केसरी चैप्टर 2 की। इसका जॉनरा है हिस्टोरिकल थ्रिलर और इसकी रन टाइम है ऑलमोस्ट 2 घंटे की और इसे ए सर्टिफिकेट देकर थिएटर में ही रिलीज किया गया इसी फ्राइडे को। मेरी तो ये समझ के बाहर है कि इसे ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है। ऑब्वियसली अगर जलियांवाला बाग मसाकर के ऊपर अगर ये स्टोरी लिखी गई है, यहाँ पर जो स्क्रीन प्ले है या जो भी विजुअल इफेक्ट्स है उसी तरह के ही दिखाए जाएंगे, जहाँ पर हाथ पैर कटे हुए थे, हज़ारों की संख्या पर भीड़ पर गोली चलाई गई थी और किस तरह से उन्होंने जेनोसाइड किया था हमारे लोगों का, ये सब चीज़ें खुलकर दिखाई जाएंगी। तो इसमें छुपाने वाली या सेंसर बोर्ड की हस्तक्षेप मुझे समझ में नहीं आई। ऐसे कोई भी क्लेवर आदमी हो वो कभी भी अपने बच्चों को या छोटे छोटे बच्चों को लेकर सिनेमा हॉल में नहीं जाया करते हैं। फिलहाल के टाइम पर ऐसी कोई सेक्स या न्यूडिटी वाले कोई सीन्स भी नहीं है जिसकी वजह से ए सर्टिफाइड करना पड़े। वहाँ पर जो खून के छींटे उड़ रहे थे या हाथ पैर कटे हुए थे वो भी सीन कुछ एक मान के चलिए तो 10-15 मिनट के लिए ही वो सीन थे, बाकी पूरी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ी बहुत रफ भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बट वो भी आखिरी के 20 से 30 मिनट के भीतर में। उससे पहले यहाँ पर या उसके बाद ऐसा कोई भी रफ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मेरी तरफ से ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है ये मेरी समझ के तो बिल्कुल ही बाहर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। तो स्टोरी लाइन बताया गया है कि किसी एक बुक पर बेस्ड है और उस बुक का नाम है द केस दैट शुक द एम्पायर। इसे रघु पलट और पुष्पा पलट ने साथ में मिलकर लिखा है। कहानी जो है वो जलियांवाला बाग के ऊपर ही आधारित है। 1919 के उस दर्दनाक घटना को किस तरह से अंग्रेज़ों ने जस्टिफाई किया था और किस तरह से हमारे क्रांतिकारी उस लड़ाई के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी, उसी के ऊपर ये बेस्ड की गई है। कहानी नो डाउट काफ़ी बढ़िया चुनी गई है, स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया है और विजुअल इफेक्ट्स या वीएफएक्स एनिमेशंस चाहे जो भी कहिए इस फिल्म के उतने बढ़िया है, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अंग्रेज़ों के ज़माने में ही पहुंच गए हैं। उस ज़माने को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म का अगर सबसे बेहतरीन पार्ट कहा जाए तो वो है उसका जो कोर्ट रूम ड्रामा है, उसे काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। उसे और ज़्यादा इंटेंस किया जा सकता था, बट बीच बीच में वो भी थोड़ी बहुत ग्रिप छोड़ने लगती है। स्पेशली जब आर माधवन की एंट्री होती है, उस वक्त के जो सीन्स थे उसे देखकर काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाली जनरेशन को अगर इस फिल्म को दिखा रहे हैं तो उन्हें ये बताना अति आवश्यक है कि हमें आज़ादी कैसे मिली थी, कितने ही क्रांतिकारियों ने अपनी जान का बलिदान दिया था, कितने ही आम इंसानों की भी बलि चढ़ी थी जलियांवाला बाग की तरह ही, कितने ही मासूमों पर अत्याचार हुए थे, उसके बाद जाकर हमें ये देश आज़ाद मिला था। और आजकल का जो ये माहौल बना हुआ है, कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पर लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, कोई प्रांत के नाम पर लड़ रहा है, बिल्कुल ही ऐसी लड़ाइयों को बंद करना होगा। एकता में ही बल है, ये हमें कितनी बार कितनी ही कहानियों से कितनी ही चीज़ों से सिखाया जाएगा, अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पर हम उस वक्त भी जो गुलाम हुए थे, उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था जब देश में हम एक दूसरे से धर्म के प्रति, जात के प्रति लेकर लड़ रहे थे। और उसी बात का फ़ायदा बाहर वालों ने उठाया है। अब फिर से देश में उसी तरह का माहौल बना हुआ है, लोग भाषा और जाति के तौर पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमें ये याद रखना होगा कि ऐसी लड़ाई से हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा बाहर वाले उठाकर चले जाएंगे और हम सिर्फ लड़ते रह जाएंगे। ऐसी लड़ाइयों से हम सिर्फ अपना ही नहीं, अपने देश का ही नहीं, उन कितने ही क्रांतिकारियों के बलिदान को व्यर्थ कर रहे हैं, हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं है। उनके बलिदान को इस तरह से गाली देना किसी भी तरीके से सही नहीं है। अपनी भाषा और सोच को बदलिए। एक सीन में इस फिल्म में यही बताया भी गया है। ओवरऑल बात की जाए तो ये फिल्म काफ़ी पसंद भी आई और अच्छी लगी मुझे, बट हाँ कुछ एक जगह पर थोड़ी बहुत मिस्टेक थी। और हाँ, सबसे बड़ी कमज़ोरी इस फिल्म की थी अनन्या पांडे। धर्मा प्रोडक्शंस की जो नेपोटिज्म वाली सोच है ना, पता नहीं कब ये ख़त्म होगी, मेरी समझ के तो बाहर है।
उस रोल में और अच्छे कास्टिंग की ज़रूरत थी। हाँ, एक और बात मुझे इस फिल्म की पसंद नहीं आई और वो थी जनरल डायर को जिस तरह से यहाँ पर जस्टिफाई किया जा रहा था। जो था वो हेट करते थे, इसका कोई रीज़न नहीं है। आप इसे चाइल्डहुड ट्रॉमा या जो भी कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही गलत है। उन्हें हमारे कल्चर, हमारे सोच से ही नफरत थी। वो सिर्फ हम पर राज करना चाहते थे, चाहे तरीका कोई भी हो। इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कब समझ में आएगी? ये बात तो बिल्कुल ही हजम नहीं होगी कि कुछ ब्राउन किड्स उन्हें ट्रोल कर रहे थे उस जमाने में। सीरियसली, बाकी सबका काम यहाँ पर मुझे अच्छा ही लगा। अक्षय कुमार भी पहले की तरह ही दिख रहे थे। यहाँ पर आप अक्षय कुमार को ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। आर माधवन ने भी अपना काम काफ़ी बखूबी तरीके से निभाया है। वो एक मंझे हुए कलाकार है, उनके बारे में अलग से बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। बाकी के सपोर्टिंग कास्ट का रोल भी काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रेटिंग की। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 3.3 स्टार्स। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस मूवी को देखा तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आप सबको पहले से पता चले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।